हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 8th क्लास है और एक क्लास और रहेगी इसके बाद और रिवर्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन थोड़ा सा नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास से भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बड़ा एक ब्रॉड ऐतिहासिक अपने आप में मध्य प्रदेश रखता है दृष्टिकोण से, लेकिन अपन कुछ इंपोर्टेंट चीज ही देखेंगे। सारी कुछ चीजों को नहीं देखना, अपन को कांस्टेबल लेवल से देखना है। क्वेश्चंस जितने भी टाइप से आ जाए, लो लेवल से, हाई लेवल से और मीडियम, अपन इस तरीके से पढ़ेंगे चीजों को कि सारी कुछ चीज अपनी कवर होती जाए। तो एक बस थोड़ा सा भरोसा रहता है और एक मेहनत, दो चीज अगर आप में हमारे साथ आपको विश्वास रखना है, दूसरा मेहनत करना है, आपकी पोस्ट आपकी होगी। अब आज हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं भाई। अब्बा तंत्र में चल रहे थे हम। अब्बा तंत्र में हमारा नर्मदा अब्बा तंत्र चल रहा था। इसमें हम आ गए थे नर्मदा घाटी परियोजना में। नर्मदा घाटी परियोजना में आ गए थे। अगर इसकी पहले की आपने क्लासेस अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट में मैं उसकी लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हो। और एक हमारा जो प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन है, वहां से भी आप चीजों को नोट्स दे हैं, जैसे आपका ई-बुक्स अगर कोई भी हम डालते हैं। इसके अलावा जो नोट्स हैं, सारी कुछ चीजें आपको वहां से उपलब्ध हो जाती है। तो आपको कंटिन्यूसली क्लास पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि सीधे हमारे चैनल पे और 7वीं नंबर की क्लास आप देखने लगे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी आपको। सीरियस वाइज है, सारी सीरियस एक क्रम चलेगा, सारी स्लाइड्स का, सारी क्लासेस का। पहली क्लास, उसके बाद दूसरी क्लास, एक क्रम तरीके से मैंने सारी कुछ चीजों को समराइज करने की कोशिश की है। और सारी कुछ चीजों को कम से कम चीजों में, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रॉड एमपी का जो जीके है अपन को बहुत जल्दी कवर करना है। इसके साथ ही अपन को इंडिया के लेवल का भी कवर करना है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम 500 एमसीक्यू में इंडिया के जीके का जितने भी क्वेश्चन है, 500 या 1000 एमसीक्यूज के समथिंग में हम क्वेश्चन कवर करेंगे। और क्वेश्चन वहीं से आएंगे दोस्तों, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। बशर्ते आपको पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से मेहनत करना और हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। पेपर के एक दिन पहले भी अगर आपको कुछ इंपोर्टेंट चीज बताई जा रही है तो उसको भी आपको नोट करना और पेपर में देख के जाना है। चलिए नर्मदा घाटी परियोजना की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो सिंपल क्वेश्चन आता है जो कि यह कितने जिलों पर स्थित है, या फिर कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना हमें पता है, हमने यहाँ पे मैप से निकाला, हमने 15 जिलों से नर्मदा नदी निकाली थी। ठीक है, ये हमने 15 जिलों से नर्मदा नदी निकाली थी। और यहाँ पे फिर हमने इस तरीके से आपकी, ठीक है। इसके बाद ये हमारी महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद जाती कहाँ, गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से 3 राज्यों में नर्मदा नदी रहती है और तीनों राज्यों से मिलकर बनी है नर्मदा घाटी परियोजना। नाम से स्पष्ट, नर्मदा घाटी परियोजना मतलब नर्मदा की जो घाटियां हैं कहां कहां जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। और तीनों राज्यों से मिलकर ये परियोजना बनाई गई है। सबसे एक सिंपल क्वेश्चन आता है जो इसमें कितनी सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। तो 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं स्थित है। एक एसएससी में क्वेश्चन आया था कि 29 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं किन किन राज्यों में स्थित है। तो एक्चुअली उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, समझने की कोशिश कीजिएगा, नर्मदा नदी के बारे में नहीं पूछा था। उसने ये पूछा था कि जो 29 बड़ी परियोजनाएं हैं वो किन 3 स्टेट से मिलकर बना है। तो 3 स्टेट कौन कौन सी हो गई आपके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और नदी कौन सी हो गई, तो नर्मदा नदी। तो क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको चीजों को समझने की जरूरत है और थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, हर क्वेश्चन आपके बनेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया है, 1 अगस्त 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपको नाम याद रखना है, की स्थापना की गई इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई, जो आज भी कार्यरत है। 1 अगस्त 2000 को हुई थी। अब देखिए, पुराना क्वेश्चन है लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आ सकता है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि 1 अगस्त 2000 को हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। अब इसका काम क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से याद आए कि भाई जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट है, पहला क्वेश्चन तो आएगा कि ये किससे संबंधित है, तो भाई बता देना किससे संबंधित है, नर्मदा घाटी परियोजना से। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अगस्त 2000 को। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका कि यह किस नदी को एग्जीक्यूट या किस नदी परियोजना को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया था, तो कौन सी है हमारी नर्मदा घाटी परियोजना। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
ये देखिए इसमें आपको इमेज में दिख रही है नर्मदा नदी, और भाई बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पौराणिक कथाओं में इसको डिस्क्राइब किया गया है। जब हम एमपी का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी कुछ चीजें इससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, हम बहुत सारी कुछ चीजें इससे पढ़ने वाली है। इसमें पूरी की पूरी आपने देखा होगा मेरी पिछली जो क्लास थी, लास्ट क्लास थी, वो इसी पे आधारित थी पूरी। इस पे आप देखेंगे दर्शनीय स्थल हमने पुस्तकें पढ़ी थी, सहायक नदियां पढ़ी थी। तो नर्मदा नदी अपने आप में एक ब्रॉड नदी है और इसलिए भी इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चूंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, दूसरा इसका कि मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक घटनाएं है उसमें भी इसका काफी योगदान है। तो इस दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको सारे क्वेश्चंस को लेके चलना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इंदिरा सागर परियोजना, तो ये सारी परियोजना नर्मदा नदी पर आधारित है, सारी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर या किस नदी के लिए परियोजना है, तो कौन सी है? नर्मदा नदी, खंडवा के पुनासा गांव पर। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप चाहे तो एक छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं। इसमें यहां पे लिखना है आपको परियोजना है, ठीक है, और यहां पे संबंधित जिले या फिर जिससे भी स्थित है उस जिले का आपको नाम मेंशन करना है। तो इंदिरा सागर परियोजना किससे? खंडवा के पुनासा गांव पर आधारशिला श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, और इन्हीं के नाम पर इंदिरा सागर परियोजना नाम पड़ा 23 अक्टूबर 1984। तो ये डेट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डेट याद रख सकते हो आप, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 1984 से अगर रिलेट करेंगे तो काफी कुछ चीजें आपको याद आ जाएंगी। अभी जैसे हम लोग एक सीरीज लाएंगे इसमें एक, तो उसमें मैं क्या करूंगा, आपको जितने भी सन हैं, जितने भी ईयर हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को बताऊंगा। जैसे 1982, 1984 है ना, आपका भोपाल गृह त्रासदी, तो इन और उस डेट में पर्टिकुलर क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई। जैसे आपको पता है कि भाई 2020 अपना कहा पूरा कहीं ना कहीं कोरोना में निकल गया, तो इसी तरीके से कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हैं कि कई साल उसमें और वो पूरा ईयर उससे प्रभावित रहा है। तो एक एक हम ईयर को देखकर पढ़ेंगे क्योंकि आप ऐसे में इजीली याद रख सकते हो इस चीज को। अभी तो आप क्या करोगे भाई, ईयर याद करोगे तो आप इजीली याद नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर ईयर को लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे हमने 1984 को लिया, अब इस ईयर में कितनी सारी घटनाएं हुई, और करंट भी ऐसे ही पढ़ा जाता है। कहीं ना कहीं हम करंट की भी जो भी सारी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे हम इसी तरीके से करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट को लेंगे। जैसे यहाँ पे 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को क्या होता है भाई, 31 अक्टूबर को जैसे पता है एकता दिवस है, तो अब एकता दिवस है तो हमें एकता दिवस से क्या याद आ गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद आ गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हम लेके चले तो क्या आ गया, हमें सरदार सरोवर परियोजना आ गया। तो चीजों को रिलेट करके पढ़ना है, आपको समझना है, बहुत अच्छी तरीके से सारी कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी, रानी अवंती सागर परियोजना। तो रानी अवंती बाई सागर परियोजना, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रानी अवंती बाई सागर परियोजना का दूसरा नाम क्या है। सिंपली याद रखना है कौन सा, बरगी परियोजना। बरगी परियोजना क्यों? क्योंकि यह परियोजना दो नदियों से, एक तो बरगी नदी और दूसरा नर्मदा नदी, तो दो नदियों की सहायता से मिलकर बनी हुई परियोजना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, या फिर दूसरा हमारा नाम क्या हुआ, बरगी परियोजना। अब यहां से देखना बहुत अच्छी चीज आपको समझ गए होगी, रिलेट हो रही है कि रानी अवंतीबाई, मैंने क्या बताया था, रानी अवंतीबाई से जितनी भी संबंधित चीजें कहां पे टिक करना है, जबलपुर में। अहिल्याबाई होलकर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं कहां टिक करना है, इंदौर में। तो भाई रानी अवंतीबाई है तो स्थान क्या हो जाएगा इसका, जबलपुर। अब लेकिन क्वेश्चन वो और घुमा के पूछ रहा है, उसको पता है कि भाई बच्चे सारे समझदार हो चुके हैं, अगर अवंतीबाई आएगा ऑप्शन, अवंतीबाई आएगा क्वेश्चन में तो बच्चे ऑप्शन करेंगे क्या, टिक जबलपुर। इसलिए उसने एक दूसरा तरीका क्या निकाला है, उसके अंदर का गांव, नगर या तहसील ऑप्शंस में देता है। तो आपको ऑप्शन याद रखना है बिजोरा गांव। देखिए आपको पुस्तक बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा बिजोरा गांव, लेकिन क्वेश्चन अब यहीं से आ रहा है, थोड़ा सा डीप हो गया क्वेश्चन आ रहा है, और सिंपल क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है, अगर उसमें से आ रहा है तो सिंपल क्वेश्चन, अगर आप पे नहीं बनना तो टफ है। तो इजी है क्वेश्चन कि भाई रानी अवंतीबाई सागर परियोजना या बरगी परियोजना किस गांव में स्थित है। अब जिला नहीं पूछेगा वो, जबलपुर नहीं आएगा, क्या आएगा, किस गांव में स्थित है। तो आपको गांव बताना है कौन सा, बिजोरा गांव, नाम याद रखना है इसका, बिजोरा गांव, ठीक है। अब जो चीजें ऐसी आती है कि भाई आपको लगता है कि नई चीज है या फिर नया क्वेश्चन है कोई, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट्स में अपने अलग से नोट डाउन कर सकते हो। नोट्स तो प्रॉपर बनाना ही है,
जीके का नहीं, आपको मैथ्स रीजनिंग जितने भी टीचर्स यहाँ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सारे पर्टिकुलर्स आपको नोट्स बनाना है। जब आप खुद देखिएगा जिस दिन आपकी पेपर की डेट आ जाएगी, अभी 6 मार्च जैसे उन्होंने बोला है पेपर कि भाई 6 मार्च को होना है ना, तो हो सकता है कि भाई पेपर डेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, डिले हो जाए पेपर डेट, जैसे जेल पेरी का हुआ था। तो जब आप देखेंगे कि भाई पेपर की डेट नजदीक आ गई है, मान लीजिए आपके 1 हफ्ते बचा है पेपर को, तो उस टाइम सबसे जो कारगर सिद्ध होगा आपके लिए क्या होगा, नोट्स होंगे। सबसे ज्यादा आपके कारगर सिद्ध नोट्स होंगे। तो नोट्स हमें प्रॉपर बनाना है, हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाना है, और जो चीजें उसमें आपको याद नहीं रहती अलग से उसको मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं हम। ओमकारेश्वर परियोजना, सबको पता है भाई ओमकारेश्वर जी से संबंधित चीज आ जाए तो कहाँ, खंडवा जाना है हमें, तो खंडवा में भी कहाँ, मानदाता गांव। महेश्वर बांध खरगोन, ठीक है, खरगोन में ही है। कौन सा, महेश्वर, तो महेश्वर बांध भी क्या है, खरगोन में। ये आप देखेंगे इसमें इमेजेस भी लगवा दी है मैंने, तो यहाँ पे बांध की इमेजेस है। सबसे अच्छी चीजें रहती है कि आप चीजों को प्रैक्टिकल समझोगे, लॉजिक के हिसाब से समझोगे, तो चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस सारी बनी हुई है। ये देखिए आप, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की भी, इंदिरा सागर परियोजना की भी इमेजेस लगी हुई है। बहुत ही शानदार दृश्य, इमेजेस से ही आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं उनको एक आ गया होगा भाई उत्साह कि हमें तो यहाँ पे जानना चाहिए। दर्शनीय स्थल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ऐतिहासिक में क्या दृष्टिकोण रखते हैं चीजें, ये सारी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, मैंने पहले भी बताया था, पहली दिन की क्लास में बताया था कि पढ़ो ऐसा पढ़ा सको, और उसका एक ही तरीका है चीजों को समझना। अगर आपने चीजों को समझ लिया तो इजीली आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसा कि अपने आगे चलते सरदार सरोवर परियोजना, तो भाई सरदार सरोवर परियोजना इतना ज्यादा फेमस हुआ है क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना भी बीच में रुक भी गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ इसमें परियोजना में कि सरदार सरोवर नदी है, सरदार सरोवर जो बांध है, वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी भी मैंने एक इमेज लगवाई है, और क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, चीजों को आप रिलेट करोगे तभी चीजें बनेगी। सरदार सरोवर परियोजना आया, आपके दिमाग में तुरंत नाम आना चाहिए क्या, सरदार सरोवर बांध, और उसमें क्या आना चाहिए आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आया। एक एसएससी में क्वेश्चन आया सिंपल सा, अभी जो अपनी एसएससी हुई है उसमें क्वेश्चन आया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है, तो सिंपल हमें पता है भाई 182 मीटर, 182 मीटर। ठीक है, एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन आया, एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है कि सरदार सरोवर परियोजना, जो सरदार सरोवर बांध है, वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस डेट पर उद्घाटन हुआ था ना, तो उद्घाटन की अगर डेट आए तो क्या, 31 अक्टूबर 2018। अब देखिए एक दिन पहले कंप्लीट हो गई थी, 30 अक्टूबर को यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया था सारे कुछ चीजें, और अगले दिन इसका जो हुआ था, क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सरदार सरोवर परियोजना अभी अपन को सिर्फ नोट करना है, देख के चलना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आने की संभावना है, एक मैं छोटी सी क्लास बनाऊंगा, लूंगा छोटी सी वीडियो में, सारी कुछ चीजों को आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको रेडी करेंगे। एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर से हम पूरी एक स्टोरी की बेस पे, एक छोटी सी स्टोरी की बेस में, कि आखिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो उसमें क्वेश्चंस कहां से आ रहे हो, कहां से बनने की उसकी संभावना है, एक छोटी सी स्टोरी में हम पूरी चीजें याद कर लेंगे। आपको सिर्फ वो एक वीडियो देखना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं हो सकता हूं तो कल या परसों की डेट में ही इसको अपडेट कर दूंगा, एक छोटी सी क्लास लूंगा, पूरी चीजें आपको याद करा दूंगा। अभी अपन सरदार सरोवर परियोजना में देखते हैं, तो आधारशिला इसकी रखी गई थी 5 अप्रैल 1961 JLN द्वारा, मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संपूर्ण हुई थी, इसका ए डेट आता है भाई 17, है ना, 17 सितंबर 2017। इससे क्वेश्चन आए हैं। जितने भी अभी आपने एग्जाम अगर दिए होंगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें से सरदार सरोवर परियोजना में से मिला होगा, जिसमें से अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि यह कंप्लीट कब हुई। क्योंकि आप खुद सोचिए 1961 में स्टार्ट हुई थी, आधारशिला रखी गई थी, और 2017 में कंप्लीट हुई, तो कितनी लंबी परियोजना है ना। तो 2017 में कंप्लीट हुई। स्थान आ जाए तो गुजरात के नौगांव में, तो नौगांव इससे प्रभावित थे इस सरदार सरोवर परियोजना से। सबसे एक जो इजी क्वेश्चन आता है कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध 138 मीटर,
एसएससी में, इसमें रेलवे में, कई सारे एग्जाम्स में सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, तो दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। अब देखिए इसकी अभी तक हाइट नहीं पूछी है क्वेश्चन में। अब जो चीजें आती नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो अगर हाइट नहीं दी है तो भाई हो सकता है अब एग्जाम में क्या पूछ ले, इसकी हाइट पूछ ले, तो 138 इसकी हाइट है। और सबसे अच्छा एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यह अगर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है तो पहला कौन सा बांध है, तो उसका आपको नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको जितनी भी ज्यादा उसकी जानकारी है वो सारी चीजें आपको फिल करना है। विद्युत उत्पादन, तो यहां से क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मैं खुद बताता जाऊंगा भाई क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है विद्युत उत्पादन में, क्योंकि 57% मध्य प्रदेश कवर करता है, गुजरात 16% और महाराष्ट्र 27% कवर करता है, और इस बेस पे क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला और ना मिलेगा, क्योंकि यह संभावित पूरी क्या परियोजना आपसे 3 राज्यों से मिलकर बनी हुई है, तो 3 राज्यों में परियोजना है, चूंकि इस कारण से इसका जो उत्पादन है बराबर लगभग बराबर में सारे कुछों में किया गया है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहां पे तवा नदी, सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा पहले तो कि तवा नदी का उद्गम और समापन। देखो भाई यहां पे मैप में मैंने बताया था आपको कि एक क्लास अपन लेंगे जिसमें सारी नदियों के बारे में, कौन सी नदी कहां से निकल रही है पूरी अपन इसके बारे में एक मैप ड्रॉ करेंगे, और उसी को आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। अभी सिंपल आप उद्गम और समागम याद करोगे, जब ये सारी कुछ चीजें आपको याद हो जाती है उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे मैप पे, जब ये सारी चीजें आपसे बनेगी तो इजीली आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। अपन एक एक नदी को लेकर चलेंगे, जैसे मैंने उस दिन अभी नर्मदा नदी निकाली थी हमने यहाँ से अनूपपुर से, डिंडोरी, जबलपुर है ना, इसके बाद नरसिंहपुर, फिर आपका रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, इस तरीके से हमने 15 जिलों से नर्मदा नदी का क्या किया था, प्रवाहित किया था। तो 15 जिलों से हमने निकाली थी नर्मदा नदी। इसी तरीके से हम एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे, एक एक नदी को हम मैप पे ड्रॉ करेंगे, बशर्ते पहले आपको उसका उद्गम और समागम याद होना चाहिए। एक बार आपको उद्गम याद हो गया कि भाई नर्मदा नदी ऊपर से निकलती है, फिर इसके जितने भी जिले हैं इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो अभी छोटा सा आपका काम क्या है, हमें सिर्फ उद्गम और समागम करना है। जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है नदियां, तो हम सारी नदियों को मैप पे बड़ी इजी तरीके से ड्रॉ करके देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिजिटल है भाई तो थोड़ा सा हो जाता है ना। समापन की बात की तो समापन कहां पे, आपका बांद्रा बांध, लंबाई इसकी 172 किलोमीटर, 172 किलोमीटर। सहायक नदी कौन कौन सी है, देनवा, मालिनी और सुखतवा। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा डैम कौन सा है भाई, तवा डैम। अब देखो क्वेश्चन कैसा आया था लास्ट ईयर का, आप अगर कांस्टेबल का देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था 172 किलोमीटर निम्न में से किस डैम की लंबाई है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर सबसे लंबा डैम है तो भाई आपको इसकी लंबाई याद रखनी है। दूसरा आप इजी तरीके से लगा सकते हो कि भाई अगर इसकी किसी डैम की लंबाई दी है तो कुछ ना कुछ वो अपने आप इंपोर्टेंस रखता है। तो एकमात्र ऐसा डैम मध्य प्रदेश का जो 172 किलोमीटर है, साथ ही में इसका एक और जो मैं बताने वाला हूं यहां पे, इसका लंबाई टोटल, तो देखिए लंबाई इसकी 172 है ना, और यहां से अगर अपनी देखी लंबाई तो 1322 मीटर। तो ये मीटर में क्वेश्चन आ रहा है, अक्सर मीटर में क्वेश्चन आ रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बुक में सिर्फ दिया है इसकी किलोमीटर में लंबाई, तो किलोमीटर में हो या अगर आपसे चेंज करते आता हो सबसे बढ़िया तो ये भाई किलोमीटर से आप इसमें मीटर में चेंज कर लेंगे और अच्छा है। और अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधी तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीता रेखा नदी। सीता रेखा नदी सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो भाई उद्गम, इसके बाद इसका समागम। 2 क्वेश्चन बस यहां से बन सकते हैं, उद्गम इसका छिंदवाड़ा बिंदगांव से होता है और समागम इसका गाडरवाड़ा नरसिंहपुर से होता है। शक्कर नदी,
अब शक्कर नदी क्यों लिया गया भाई यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में शक्कर नदी से एक क्वेश्चन आया है और उसमें क्वेश्चन आया है चिंडो परियोजना। तो हमें पिछले जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको तो कंप्लीट करना है, साथ ही में हमें न्यू क्वेश्चंस को भी देख के चलना है। तो ऐसा नहीं है भाई कि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि अब आएगा नहीं, क्वेश्चन एक बार आ चुका है मतलब कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शक्कर नदी से अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो एक पूछा जाएगा चिंडो परियोजना। तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि शक्कर नदी में कौन सा चिंडो परियोजना स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं ताप्ती अपवाद तंत्र। ठीक है, देखिए पिछली स्लाइड्स में अगर हम देखेंगे तो कितने तरीके के हमने अपवाद तंत्र पढ़े थे, थोड़ा सा इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए हमने 6 अपवाद तंत्र पढ़े थे। 6 अपवाद तंत्र में से हमारा गंगा नर्मदा अपवाद तंत्र कंप्लीट हो गया है। अब हमें ताप्ती पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गोदावरी, माही और महानदी। तो कल की क्लास में नदियां अपनी फिनिश हो जाएंगी, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम ताप्ती अपवाद तंत्र में आ गए, तो ताप्ती अपवाद तंत्र को देख लेते भाई। ये हमारा ताप्ती अपवाद तंत्र। ताप्ती अपवाद तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी नदी, ताप्ती नदी। सिंपल सा क्वेश्चन ताप्ती नदी से। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से, समापन खंबात खाड़ी। अब देखो भाई अपनी नर्मदा नदी का समागम क्या था, खंबात की खाड़ी। ठीक है, इसके अलावा ताप्ती नदी का भी क्या है समापन, खंबात की खाड़ी। तो नर्मदा नदी के बाद ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जिसका समागम कहां पे, खंबात की खाड़ी में होता है। तो एक चूंकि इंपोर्टेंस रखता है अपने आप में, एक थोड़ा सा यूनिक रखता है कि भाई नर्मदा जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, उसके बाद अलावा ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जिसका समागम भी कहां पे, खंबात की खाड़ी में। तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां से जो आता है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस दिन अपनी नदियां कंप्लीट हो जाएंगी, सारे अपवाद तंत्र कंप्लीट हो जाएंगे, अपन रिवर्स को नदियों को मैप पे देखेंगे और मैप पे पूरा अपन इस तरीके से फ्लो करेंगे। और मैप में फ्लो करने के साथ ही अपन ये सारी कुछ चीजें सीखेंगे कि भाई कौन सी नदी किन किन बीच स्टेट के बीच में या किन डिस्ट्रिक्ट के बीच में सीमा बनाती है। एक क्वेश्चन यहां से सिंपली आता है, इसके अन्य नाम। ठीक है, तो अन्य नाम में एक बहुत फेमस नाम है भाई सूर्यपुत्री, सूर्य की पुत्री। एसआई का फेमस क्वेश्चन, सब इंस्पेक्टर में कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्यपुत्री के नाम से मध्य प्रदेश की किस नदी को जाना जाता है। तो कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। तो आप खुद सोच के देखिए कि आपके कांस्टेबल के साथ साथ यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की भी इजीली आपको तैयारी कराई जा रही है। और आपके जितने भी क्वेश्चन है, अब एसआई या कांस्टेबल, एसआई या कांस्टेबल में आप इन मत समझिए कि भाई कंपेयर है कि कांस्टेबल में इजीली क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप कोई भी उन्होंने अंतर नहीं रखा। अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, पेपर उठा के देखेंगे, तो जो क्वेश्चंस कांस्टेबल में एज इट इज क्वेश्चंस सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी उन्होंने पूछ लिए। तो अपन इस तरीके से क्वेश्चंस को याद रखेंगे कि भाई सूर्यपुत्री है ना, तो सूर्य क्या करता है, ताप। आप सूर्य के सामने खड़े होंगे तो क्या हो जाएंगे, आप उसमें तप जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ताप्ती नदी। तापी, तो तापी भी उसी से मिल रही है। गर्भ जल वाली नदी, तो गर्भ जल मतलब गर्म जल है ना, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। अपवाह क्षेत्र अनुगामी अपवाह। अब देखो ये क्या है, अनुगामी अपवाह। तो अपवाह कई प्रकार के होते हैं नदियों के, है ना। जब हम इंडिया का जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे तो उसमें सिर्फ एक स्लाइड में मैं आपको पूरी नदियां याद कराऊंगा कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, और साथ ही मैं बताऊंगा कि अपवाह कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश में या इंडिया में बनते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ताप्ती नदी का जो अपवाह क्षेत्र कैसा है, अनुगामी। सहायक नदी, ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी, पूर्णा, गिरना, गौरी, शिवा, कालीभीत आदि। इसमें से अभी तक सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिला है तो कालीभीत का मिला है कि ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है, और ऑप्शन में उसने सिर्फ हर बार कौन सा दिया है, कालीभीत दिया है। तो स्पेशली आपको कालीभीत, इसके बाद अगर वो पूछ सकता है तो कौन सी, गिरना और गौरी। ठीक है, क्योंकि गिरना और गौरी इसलिए पूछ सकता है वो क्योंकि मध्य प्रदेश का आप जब इतिहास उठाएंगे तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गिरना और गौरी नदी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है।
अब इंपॉर्टेंस क्या रखती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके बाद अपन मध्य प्रदेश का इतिहास ही देखने वाले हैं, तो आपको सारी कुछ चीज मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। दिशा की बात की जाए, सिंपल सा क्वेश्चन आता है भाई, सारी नदियों की दिशा में पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम पूरी जब रिवर्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम फ्लो देखेंगे इनका, कि नदियों का कौन सा फ्लो किस किस उससे डिस्ट्रिक्ट से जाता है और किस डायरेक्शन में, तो वहां पे इस चीज को अपन कंप्लीट करेंगे। काकरापारा व उड़ाई परियोजना फेमस क्वेश्चन है भाई व्यापम का, उड़ाई परियोजना। जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उड़ाई परियोजना पेपर में कितनी बार आ चुका है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उड़ाई परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो आपको टिक करना है कौन सी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु एवं श्वाली सेतु स्थित है। तो ये अपडेटेड क्वेश्चन है, आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। आपको दो नाम याद रखना है, रज्जू सेतु और एक श्वाली सेतु। तो इन दोनों को नाम को आपको याद रखना है, अपने नोट्स में मेंशन रखना है, और सिंपल सा इसको याद रखना है कि रज्जू सेतु और श्वाली सेतु गुजरात में है, और नदी आया तो कौन सी नदी, ताप्ती नदी। इसके बाद बात करते हैं हम गोदावरी अब्बा तंत्र। गोदावरी अब्बा तंत्र में एक जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके कितने उपतंत्र हैं। अभी तक उपतंत्रों के नाम नहीं पूछे गए, बैनगंगा, बावनगढ़ी, पैंच, वाघ, कानन, है ना, तो ये नाम नहीं पूछे गए, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि गोदावरी जो तंत्र है वह कितने तंत्रों से मिलकर बना है। तो कितने तंत्रों से मिलकर बना है, 5 तंत्रों से मिलकर बना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसकी जो पहली और सबसे इंपोर्टेंट नदी है बैनगंगा। उद्गम आता है इसका बैनगंगा का पारसवाड़ा पठार, पारसवाड़ा पठार, राजोताल, सिवनी। ठीक है, तो पेपर में आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। बुक में हमारा कह दिया है बैनगंगा नदी, आप पढ़ोगे बुक में तो क्या मिलेगा, सिर्फ सिवनी। लेकिन अगर वो क्वेश्चन डीप पूछेगा तो डीप क्या पूछ सकता है, पठार का नाम पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि कौन सी नदी किस पठार पे, है ना, या फिर किस पर्वत से, या फिर किस श्रेणी से निकलती है, प्रभावित होती है, गुजरती है, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है कि बैनगंगा नदी पारसवाड़ा पठार पे है, और जिस दिन हम लोग लास्ट में इस चीज को फ्लो में देखेंगे मैप में, तो उस दिन अपन इसको भी मेंशन कर लेंगे अपने पठार वाले पार्ट को। समापन सिंपल सा, वर्धा नदी महाराष्ट्र में। लंबाई, अब लंबाई इसको मेंशन क्यों की गई है, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर के एसआई के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि बैनगंगा नदी की लंबाई कितनी है, और उसमें राउंड फिगर में ऑप्शंस दिया था। इसकी लंबाई कितनी है, 570। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस किस तरीके से आए थे, 300, 400, है ना, 500 या फिर 600। तो राउंड फिगर में क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर था 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर। तो आपको इजीली याद रखना है, एक एवरेज याद रखना है कि भाई जो इसकी लंबाई है बैनगंगा नदी की कितनी है, 570 के समथिंग। और आप इसमें अगर वर्ड्स देखेंगे तो टोटल वर्ड्स भी कितने आ रहे हैं बैनगंगा में, 5। तो 5 वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें क्या औसतन 5 की समथिंग लगा सकते हैं। अन्य नाम की बात करें तो भाई वहां से बैनगंगा, वहां से बेवा, वहां से वैना, वहां से वेणी और वहां से बैन्या। इजीली आप याद रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिशा दक्षिण, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया, अर्धचंद्राकार रूप में। अभी तक पेपर में देखने को नहीं मिला है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि भाई किस नदी का आकार अर्धचंद्राकार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बैनगंगा नदी। अब इसलिए भी इस इंपॉर्टेंस है क्योंकि हिस्ट्री में अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। हिस्ट्री में एक राजा का नाम आएगा, बहुत अच्छा नाम है उनका, और उन्हीं की मतलब ऐसा कुछ उन्होंने किया था कि भाई जो नदी गई थी बैनगंगा नदी, ठीक है, तो उसके बाजू में उन्होंने क्या किए थे, कुछ नगर बसाए थे। अब उन्होंने नगर इस प्रकार से बसाए थे कि जब आप नगर की जो एक होते हैं महल, है ना, एक महल है, तो जब आप महल में ऊपर जाओगे तो एक बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल लगेगा, जैसा कि इसमें इमेज में बनाया गया है कि आपको पूरी एक नदी ऐसी अर्धचंद्राकार रूप में दिखेगी, है ना, अर्धचंद्राकार रूप में मिली थी। तो उसने क्या किया था राजा ने, उनने कि भाई सारे नगर हैं जो इस तरीके से बसाए थे, और अभी भी जितनी भी प्राकृतिक वहां पे घटनाएं, जितनी भी प्राकृतिक अभी चीजें हो रही हैं, इसी रूप में होती है कि बैनगंगा नदी आपको एक अर्धचंद्राकार रूप में क्या
शो होगी। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी इतिहास इसका एमपी का है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, एक क्रम वाइज तरीके से पढ़ेंगे और सारी चीजें जितने भी क्वेश्चन है वहां पे अपन इतिहास से कंप्लीट करते जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वैनगंगा नदी है उसका आकार कैसा है, तो अर्धचंद्राकार आकार है। वर्धा व वैनगंगा के संगम को प्राणहिता कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहते हैं। तो देखो इसका एक तरीका तो ये है भाई कि वा से क्या है वर्धा, वा से वैनगंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आपने देखा हो अगर तो ऑप्शन में क्या आएगा, वर्धा आएगा, साथ में आपको क्या दे देगा, कोई और दूसरी नदी दे देगा, मान लो देनवा नदी दी आपको, ठीक है। लेकिन एकमात्र ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें वा से वर्धा और वा से वैनगंगा, क्योंकि वा से दूसरी नदी नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो एक वैनगंगा नदी है मध्य प्रदेश में, है ना, या फिर आपकी वर्धा नदी हो गई। इसके अलावा कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंस नदी नहीं है जो वा से शुरू हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन वा से हो। तो प्राणहिता अगर हमें याद रखना तो वा से याद रखो, वा वजन वाला वा आपने याद रख लिया, ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन मिल जाएगा वर्धा और वैनगंगा। इसे सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। अब आप खुद वही बताइए कि सिवनी से हमने कितनी नदियां पढ़ी। तो सिवनी में अगर हम देखेंगे तो सिवनी में हमने एकमात्र नदी पढ़ी इंपॉर्टेंट, कौन सी, वैनगंगा। अब चूंकि वैनगंगा एक नदी पढ़ी हमने सिवनी की और पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सिवनी की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या होगा, वैनगंगा नदी। तो चीजों को रिलेट करके पढ़ना है। एक फैक्ट से मैंने क्या बताया था, एक फैक्ट से केवल आप कितनी सारी चीजें याद रख सकते हो। एक फैक्ट से आप कई सारी चीजें याद रख सकते हो, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कई सारे क्वेश्चंस का आप लॉजिकली रूप से आंसर लगा सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम पढ़ते नहीं है लेकिन हम उसको चीजों से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो आपको चीजों को रिलेट करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, वैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध, है ना, इसी का नाम क्या है, संजय सरोवर बांध। एक्चुअली हुआ क्या था, जब यह बांध बना था तो भीमगढ़ बांध इसका पड़ा था नाम, है ना। लेकिन इसके बाद जब यह रिकॉर्ड बना किसका, एशिया में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, तो उस टाइम इसका क्या कर दिया गया नाम, संजय सरोवर बांध। तो इस तरीके से आप, क्वेश्चन क्या आया था लास्ट ईयर के एग्जाम में कि सिवनी में निम्न में से कौन सा बांध है। तो 4 बांध दिए हुए थे आपको, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि सिवनी में कौन सी नदी है, वैनगंगा नदी है, ठीक है, और वैनगंगा नदी पर कौन सा बांध है, भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध, तो ऑटोमेटिक आप चीजों को याद रख सकते हो, ऑटोमेटिक तरीके से आप इनको चीजों को आंसर लगा सकते हो। देखिए कड़ी से कड़ी जुड़ी है, हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपको पूरा रिलेट होकर आएगा। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो रिलेट क्वेश्चन। अगर यहाँ पे भी कोई चीज ऐसी है कि जो भाई मिस होती है, आप खुद देखिएगा मेरे जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी चीजें, सारी कुछ चीजें अपडेट्स हैं। आप किसी भी उसमें से मिलाएंगे बुक्स वगैरह से भी आपको चीजें नोट्स में जितने भी पॉइंट्स हैं 1-2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी कहीं बाहर गया वो, तो चीजों को रिलेट करके ही पूछेगा। अगर चीजों को आपने समझा है, याद नहीं किया है, समझा है, तो उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर इजीली बन जाएगा। तो अभी आपको सिंपल याद कर रखना है, वैनगंगा नदी किस पर, सिवनी में। अब क्वेश्चन पूछेगा सिवनी में कौन सा बांध है, तो भीमगढ़ बांध, संजय सरोवर बांध। या फिर पूछेगा कि भाई किस नदी पर है, तो वैनगंगा नदी पर, क्योंकि सिवनी में हमने एक ही नदी पढ़ी, कौन सी, वैनगंगा नदी। एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, ये देखिए यहाँ पे आपको इमेज में मिल जाएगा, एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। तो ये मिट्टी का बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वर्धा नदी। वर्धा नदी बैतूल जिला मुल्ताई की वर्धन शिखर समापन, इसका कहा, गोदावरी नदी। तो इसका समापन आ चुका है क्वेश्चन में, पेपर में, कि भाई वर्धा नदी का समागम कौन सा है, तो गोदावरी नदी। बस एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देंगे, क्योंकि बैतूल जिला मुल्ताई, ये वहां से कौन सी नदी निकलती है, अपनी ताप्ती, ठीक है। तो उसको अपन ने वहां इंपोर्टेंस दी थी। अब अपन को अगर क्वेश्चन आएगा यहां से तो केवल समापन से आएगा, और समापन आपको सिंपली याद रखना है गोदावरी। इसके बाद पेंच नदी। पेंच नदी, अब आपको पता है कि भाई पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में है, तो भाई पेंच नदी भी कहाँ पे होगी, छिंदवाड़ा पे होगी। समापन इसका गोदावरी नदी सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होकर नागपुर में बहती है। तो ये देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये बीचों बीच क्या गई है, हमारी नदी गुजरती है, और जो इसके दोनों तरफ है, एक कौन सा पार्ट है, दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट है।
तो बहुत ही शानदार मनोहर दृश्य वहां का, बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है। आप जब भी आपको कांस्टेबल अगर बनते हैं, है ना, और वो तो बनेंगे, अगर आप हमारे चैनल के साथ हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारी मेहनत के साथ आप अपनी मेहनत को भी इंक्लूड करते जा रहे हैं, तो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट कहीं नहीं जाने वाली। अब मान लीजिए आपकी छिंदवाड़ा में अगर पोस्टिंग हुई, तो सोच के देखिए भाई कितना अच्छा तरीके से, और इस चीज को आपको जरूर देखना है कि इसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच नदी को। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि भाई समागम, तो समागम आप देखेंगे गोदावरी, तो गोदावरी में जितनी भी इंपोर्टेंस नदियां हैं, जितनी भी सारी नदियां हैं, हम एक छोटी सी ट्रैक बनाएंगे इसकी, और कल की क्लास में एक छोटी सी ट्रैक बताऊंगा। उस ट्रैक से आपको जितने भी गोदावरी के समागम है, जितनी भी नदियों की गोदावरी में समागम है, सारी आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगी। अभी अपन आगे चलते हैं माही नदी। तो माही नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये धार जिले के भिंडा गांव से निकलती है। अब देखिए धार जिले से निकलती है, अब आप इसको हिस्ट्री से रिलेट करेंगे अगर मध्य प्रदेश की, तो धार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसमें, मध्य प्रदेश में, हिस्ट्री में। अब सबसे ज्यादा चूंकि इंपॉर्टेंस है, तो इसी कारण कहीं ना कहीं माही नदी को भी अपन रिलेट करेंगे हिस्ट्री से, और माही नदी का भी हिस्ट्री में बहुत अच्छा योगदान है। बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, और नेक्स्ट क्लास में जब भी नदियां कंप्लीट होंगी, इतने अच्छे तरीके से हम हिस्ट्री को, एक क्वेश्चंस को याद करेंगे, सारी कुछ चीजों को रिलेट करके चलेंगे, आपको इजीली चीजें आपको याद हो जाएगी। आपको नोट्स बस बनाना है चीजों को, लेकिन याद करना समझना आपको इसी में क्लास में ही है। देखिए एक क्वेश्चन यहां से आता है, जो पृथ्वी की पुत्री, अगर क्वेश्चन में पेपर आ जाए सूर्य की पुत्री, है ना, तो कौन सी है, ताप्ती नदी। अब लेकिन वो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, अभी तक के रिकॉर्ड में पृथ्वी की पुत्री उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए मैंने इसको यहां पे मेंशन किया है। बुक्स में भी आप देखेंगे तो ये आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। पृथ्वी की पुत्री, तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश की किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है, और पहले ही ऑप्शंस में वो देगा ताप्ती, पहले ही ऑप्शंस में आपको ताप्ती मिलेगा, और अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, ताप्ती टिक करके आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखो क्वेश्चन आता है भूगर्भ, भूगर्भ से संबंधित आता है, तो आंसर आपका ताप्ती रहेगा। लेकिन सिंपली पूछ ले पृथ्वी की पुत्री, तो पृथ्वी की पुत्री कौन सी, हमारी माही नदी। इसके बाद माही भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सोच के देखिए भाई कितनी इंपॉर्टेंस रखता है फैक्ट, एक एक फैक्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर ये आपको पोर्शन याद आ रहा होगा, तो कौन सा है, मध्य इंडिया के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। यहां से अगर हम इसी को मैप को ड्रॉ करेंगे, देखिए चीजों को इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा क्या है, इंडिया, ठीक है। अब जो मध्य प्रदेश हमारा बीचों बीच, तो मध्य प्रदेश में जब ये इस तरीके से निकलती है हमारी माही नदी, तो ये 2 बार टर्न करती है, गुजरात के पास से यहां पे 2 बार टर्न करती है, ठीक है। और बीचों बीच से चूंकि कर्क रेखा गुजरती है, तो बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और इस तरीके से आप देखोगे यहां पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम यहां से बीचों बीच यहां से कर्क रेखा निकालते हैं, तो ये इस तरीके से माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो बहुत इंपोर्टेंस रखता है फैक्ट कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी है, माही नदी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि एक नदी है लिम्पोपो नदी, तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। अगर कर्क रेखा आ जाए, तो कर्क रेखा आपको याद रखनी है कौन सी, माही नदी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। अगर क्वेश्चन आ जाए विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा कौन सी नदी, कांगो नदी। देखिए तीनों को आपको एक साथ लिखना है। अगर पूछ ले पाए कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा को 2 बार, तो कौन सा आंसर क्या होगा हमारा, माही नदी, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए मकर रेखा को, तो मकर रेखा का आंसर क्या होगा हमारा, लिम्पोपो, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए विषुवत रेखा,
तो यह है कौन सी, कांगो नदी। अब देखिए इतना डीप तो पूछेगा नहीं वो, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल का है ना। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा सिंपली कर्क रेखा तो माही नदी, लेकिन चूंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कहीं ना कहीं इसी से चीजों को रिलेट करके क्वेश्चन बना सकता है वो कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो आपको सिंपली याद रखना है लिम्पोपो नदी, और विषुवत रेखा को तो भाई कौन सी है, कांगो नदी। एक बार आपको सारी कुछ चीजें देख के जाना है, पेपर में नहीं हो सकता है भाई कि पेपर में वो कुछ भी ना पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, इंडिया के बाहर भी चीजों को पूछ सकता है। जैसा कि जेल पेरी में आपने देखा होगा, तो जेल पेरी में कई सारे क्वेश्चंस उसने करंट की बिहाफ में उसने इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि आपका साजे है ना, समझौते हैं, इसके अलावा कई सारी सैन्य अभ्यास है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है वो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है दिशा, तो इसका उत्तर दक्षिण दिशा, और मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है इसकी दिशा उत्तर दक्षिण, महानदी। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे डेल्टा। इसके बाद आते हैं भाई डेल्टा। तो देखिए यहां पे हमारे कंप्लीट हो गए पूरी अपवाद तंत्र। एक बार अपन इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सबसे पहला कौन सा हुआ, गंगा अपवाद तंत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, माही, और लास्ट में हमने पढ़ा महानदी अपवाद तंत्र। तो 6 अपवाद तंत्र हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके में समराइज कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्लस जितने भी संभावित क्वेश्चंस आने की दृष्टिकोण से वो सारे क्वेश्चंस उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। और चैप्टर वाइज अपन क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें आपको सारी कुछ चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, सारी कुछ चीजें मिनिमम रेट पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देखिए आपने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। आप मैंने कहा नोट्स बनाना है, आपको नोट्स भी बना लिया, आपको चीजें याद हो गई, लेकिन एक बार प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है किसी भी कीमत पे। जितने भी हम अपने एप्लीकेशन पे अपलोड करते जाएंगे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस पेपर, आपको सारे सॉल्व करने हैं आपको, क्योंकि सबसे एक बड़ा चीज है जो क्वेश्चन का पैटर्न। तो क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से आएगा, तो हम उसी तरीके से पेपर को सेट करेंगे, उसी तरीके से आपके एमसीक्यूज तैयार करेंगे कि आखिर व्यापम है जो भाई क्वेश्चन के पैटर्न किस तरीके से ला रहा है, किस तरीके से पैटर्न में पूछ रहा है क्वेश्चन आखिर, है ना। तो एक क्वेश्चन को वो कई पैटर्न से पूछ सकता है, जिनमें से जितने ज्यादा इंपॉर्टेंस पैटर्न्स बनते होंगे मैं सारे पैटर्न्स को उसमें कवर करूंगा और सारी चीजों को उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है नदिया। अब हम चलते हैं आगे डेल्टा। देखिए डेल्टा इसमें मैंने सारे कवर कर दिए हैं आपको आकार की दृष्टिकोण से, ठीक है। डेल्टा कई प्रकार से बनती है, पता होगा आपको भाई, नदी के उससे अलग बनती बिहाफ से। यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस बिहाफ में, शेप की बिहाफ में। तो शेप की बिहाफ में सबसे पहला आता है कौन सा, चापाकर डेल्टा। तो चापाकर डेल्टा गंगा व नील नदी। अब पहला क्वेश्चन तो आता है कि डेल्टा है क्या, ठीक है, डेल्टा क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये हमारा कौन सा है, मान लो इंडिया के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां से कौन सी सबसे पहले नदी निकलेगी, गोदावरी, महानदी, है ना, महानदी, फिर उसके नीचे आएगी गोदावरी, फिर आएगी कृष्णा और कावेरी, ठीक है। अब आप जब मैप में इन चारों नदियों को इस तरीके से शो करोगे तो ये चारों नदियां यहां पे अपने दक्षिणी वाले भाग में कुछ इस तरीके से शेप बनाते हैं, कुछ इस तरीके से शेप बनाते हैं। तो यही जो शेप बनाते हैं इसको क्या डेल्टा कहते हैं। डेल्टा एक्चुअली होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। एक मान लो ये नदी जा रही है, ठीक है, एक नदी है। अब इस नदी में क्या हुआ, एक मान लो रुकावट आया, ठीक है, कुछ इस तरीके से रुकावट आया। अब इसमें क्या होगा, जो नदी के साथ रेत होती है, क्या होती है भाई, रेत। तो यहां पे रेत के कण कुछ इस तरीके से क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। लेकिन नदी है भाई, नदी का पानी है। अब नदी का पानी क्या है, रेत में से होकर हुआ निकलेगा, है ना। तो रेत क्या है, इकट्ठे होते जाते हैं रेत के कण,
और जो पानी है वह इसी में से सोखता हुआ इसमें इस तरीके से आगे निकलता जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एक डेल्टा शेप में बनता है डेल्टा। अब ये डेल्टा कई प्रकार से बन सकता है, कई प्रकार से बन सकता है डेल्टा। देखो जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया डेल्टा किस तरीके से बनता है आकर, ठीक है। ये इस तरीके से अपना चलता जाएगा और नीचे से इसमें क्या है, नदी प्रवाहित होती जाएगी। अब इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा ये पंजा आकार का डेल्टा। अगर डेल्टा ऐसा बन रहा सीधा सिंपल, ठीक है, अगर नदी का बहाव बहुत धीमा है, धीमा है तो कैसा बनेगा वो, एक फिंगर के अनुसार, एक फिंगर के तरीके का बनेगा। अगर उसका बहाव तेज है, नदी का बहाव तेज है, तो कई सारे ऐसे फिंगर्स बनाएगी वो, और कई सारे फिंगर्स बनाएगी तो इसको नाम क्या दे दिया गया, पंजा आकार, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया गया, पंजा आकार। इसके अलावा अगर नदी का अपवाह क्षेत्र, नदी का अपवाह क्षेत्र चौड़ा हुआ, ठीक है, अगर नदी की चौड़ाई ज्यादा है तो वह परवलयाकार में क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, चीजों को आप रिलेट करके देखेंगे। सबसे अच्छा तरीका एक मैं बताऊंगा आपको, जब इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे अपन, क्योंकि कॉन्स्टेबल पेपर में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारी कुछ चीजों से क्वेश्चंस आने हैं, तो वहां पे मैं इसको और अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा। अभी आपको सिंपली याद क्या रखना है कि अगर चापाकार डेल्टा है तो कौन कौन सी नदी बनाएगी, गंगा नदी और नील नदी। पर्यटक डेल्टा, ठीक है, पर्यटक डेल्टा है तो हांगो नदी। अब देखिए इसमें जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं जो इसमें पीडीएफ अपलोड कराऊंगा एप्लीकेशन में, तो मैं साइड में से क्या है, इंग्लिश का भी नाम मैं मेंशन करा दूंगा। तो इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं मैं इसमें आपको मेंशन करा दूंगा, अभी आपको सिंपली नोट करना है। पंजाकार की बात करें तो मिसिसिपी और किसोटी। पर्वाकार, पर्वाकार सिर्फ एकमात्र नदी हमारी गोदावरी, ठीक है। मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, इसमें ये अपनी महानदी, ठीक है, इसके बाद आती है गोदावरी, फिर कृष्णा और इसके बाद हमारी कावेरी। तो चूंकि गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का भी अपवाह है, कुछ इस तरीके से रहता है, चौड़ा है ना, पहले चौड़ा आएगा फिर उसका कम हो जाएगा, तो एक नियमित आकार में नहीं रहता इसका अपवाह। इसी कारण कहीं ना कहीं इसका क्या बनता है, परवलयाकार में बनता है। जो लास्ट में रहता है इसका गोदावरी का, लास्ट में गोदावरी का इसका इस तरीके से आप मैप में देखेंगे तो इस तरीके से इसका क्या बनता है, परवलयाकार का बनता है। जबकि कृष्णा नदी का देखेंगे आप तो सिंपली डेल्टा आकार का, ठीक है। इसके बाद कावेरी का देखेंगे आप तो कावेरी का अंगुली फिंगर में है ना, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, सिंपली आपको याद रखना है। 3 से 4 बार इस चीज को आप पढ़ोगे, सिंपली क्वेश्चन आएगा, कोई एक नदी पूछेगा आपसे, मान लो उसने पूछ लिया महानदी, क्योंकि महानदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये तीक्ष्ण वक्र है ना, और तीक्ष्ण वक्र इंडिया की एक ऐसी नदी है जो तीक्ष्ण वक्र आकार का डेल्टा बनाती है, बाकी सारे प्रकार के डेल्टा कहीं ना कहीं सारी नदियां बनाती है। तो आपको एक इंपॉर्टेंस रखना है तीक्ष्ण वाला है ना। इसके बाद आपको गोदावरी का आ सकता है, ठीक है, इसके बाद आपको एक चापाकार आ सकता है। तो इनको तो आपके नाम याद रखना ही है। चापाकार डेल्टा गंगा व नील नदी, परित्यक डेल्टा हांगो नदी, पंजाकार हमारा मिसिसिपी हो गया, पर्वाकार गोदावरी, अंगुलियों वाला डेल्टा कावेरी नदी और तीक्ष्ण वक्र महानदी, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब आपको जो मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया था, नोट्स। आपको नोट्स में क्या करना है, जो चीजें मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं, जैसे मैंने एक चापाकार डेल्टा बताया, पंजाकार बताया, ठीक है। इसके बाद में पंजाकार नहीं, पंजाकार हमारा इंटरनेशनल में हो जाएगा, तो ये उस बिहार से कांस्टेबल में नहीं पूछेगा। पर्वाकार और एक हमारा तीक्ष्ण वक्र, तो इनको आपको पहले मेंशन करना है, पहले चीजों को रखना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट हमारा देखना है। अब इसी तरीके से देखेंगे आप, इसमें मैंने फॉर्मेशन तो बता दिया आपको है ना, ये हमारा अंगुली वाला हो गया, ठीक है। अब कुछ अन्य नदियां हैं जिनमें आपको केवल और केवल उनका उद्गम और समागम याद करना है, ठीक है। कुंवारी नदी, तो कुंवारी नदी का उद्गम कहां, शिवपुरी, कुंवारी शिवपुरी, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। समागम हमारा सिंध नदी, भिंड जिले की लाहार तहसील। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो,
भाई सिंध नदी पूछ चुका कई बार पेपर में। अब अगर डीप क्वेश्चन जाएगा वो तो क्या पूछेगा, तहसील। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो कुंवारी नदी है भिंड जिले की लाहौर तहसील में उसका समागम है। पार्वती नदी, तो पार्वती नदी सीहोर के आस्था, यहां पे आप आस्था लिख लेना, मेंशन कर लेना, सीहोर के आस्था, ठीक है। तो सीहोर आस्था से इसका उद्गम है, चंबल नदी में इसका समागम है, ठीक है। इसके बाद कुनो नदी शिवपुर, और इसका उद्गम, इसका समागम कहां पे, चंबल नदी। तो मैंने जैसे कि छोटी सी ट्रिक बताई थी, यमुना नदी में हमारी कौन सी नदी का, केबीसी का क्या होता है, समागम होता है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्लास में चंबल नदी, गोदावरी और जितनी भी नदियां, नर्मदा नदी, बड़ी बड़ी नदियां हमारी, सारी नदियों में जितनी छोटी सहायक नदियों का समागम है एक छोटी सी ट्रिक से याद करा दूंगा। जैसे हमने यमुना नदी में पढ़ा था, तो के से हमारा था कौन सा, केन, ठीक है। बी से था हमारा बेतवा, और सी से था हमारा क्या, चंबल। तो यमुना नदी में अगर समागम आ जाए तो यमुना नदी में कौन सी, केबीसी नदियों का समागम होता है। इसी तरीके से हम चीजों को इजीली याद रखेंगे। अभी आपका काम है चीजों को याद रखना। अगर याद हो जाती है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब चीजें हमें याद हो जाती है उसके बाद हम ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक इजीली हमें याद हो जाती है और उसको हम अप्लाई करना इजीली आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलप्रपात, ठीक है। तो भाई जलप्रपात में मैं कल की स्लाइड्स में बहुत अच्छे तरीके से इनको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि इनमें अभी इमेजेस ऐड करना बाकी है। मैं आपको चीजें लॉजिकली तरीके से याद कराना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं एक एक चीजें। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया चचाई जलप्रपात, तो इससे अगर आप रीवा में देखेंगे तो एक क्वेश्चन भी आप बनता है हिस्ट्री की बिहाफ में, क्योंकि हिस्ट्री जो रीवा संभाग है, रीवा अपने आप में, रीवा क्षेत्र जो बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री में अपने एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखता है। और कहीं ना कहीं चचाई जलप्रपात जो सबसे पुराना कह सकते हैं हम, और बीहड़ नदी में कहते हैं, तो इसी में भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कई सारे फैक्ट्स आपको पेपर में आ सकते हैं। तो कल की क्लास में हम एक एक जलप्रपात को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे इमेजेस के साथ, ठीक है। इमेजेस के साथ इसलिए क्योंकि मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूं, याद कराना नहीं चाहता हूं। तो जितनी भी हमारी क्लासेस हैं आपको क्लासेस को शेयर करना है, क्योंकि भाई आपका तो भला होने वाला है, कांस्टेबल की आपकी पोस्ट मिलने वाली है। आप जितने भी ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी आप भला करेंगे, उनको भी कांस्टेबल की पोस्ट देंगे। जितनी भी वीडियोस हमारी आपको अच्छी लगती है लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने परसों की उसमें बताया था क्लास में कि भाई कल या परसों कांस्टेबल की एग्जाम डेट और फॉर्म भरने की डेट जारी होगी, और कल आप देखोगे कल की तारीख में 13 तारीख को हमारी क्या हो गई, डेट जारी हो गई। तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं और सबसे पहले देते हैं। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और लग जाना है पूरी मेहनत के साथ कांस्टेबल की तैयारी में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट।